तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरी 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और जितने भी लोग बीमार हैं, परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियां फरमाए। सबसे पहले मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम बाद एपिसोड बना रहा हूँ। मैं रमज़ान के तीसरे अशरे से गले के इन्फेक्शन का शिकार था, जिसकी वजह से मुझे बोलने में काफ़ी मसला आ रहा था। आप सबकी दुआओं की वजह से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो स्टोरीज पेंडिंग पर हैं मैं उन्हें जल्द से जल्द आप सब तक पहुँचाऊँगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जहाँ मैं वीक में एक एपिसोड बनाता था, अब मैं 2 से 3 एपिसोड्स आप सब तक पहुँचाऊँ। आप सब लोगों ने मेरे लिए दुआएं की और मुझे पूछा, इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा और वाकई में मुझे दिल से खुशी हुई। ये सब देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं और मेरी कितनी फ़िक्र करते हैं। मैंने उन दिनों में वॉइस ओवर करने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ वहीं रोक दिया था। लेकिन साथ साथ मुझे स्टोरीज रिसीव होती रही हैं, जो मैं एक तरतीब के साथ एपिसोड में शामिल करता रहूँगा। तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ। आज के वाक़यात बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज का पहला वाक़या इरम ने भेजा है, जो कि रावलपिंडी से बिलोंग करती हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम इरम है और मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। वाक़या शेयर करने से पहले बताती चलूँ कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और इस वक्त मुल्तान के एक बड़े हॉस्पिटल में तैनात हूँ। मेरी सर्विस को 18 साल होने वाले हैं और इन 18 सालों में मैंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटीज़ अंजाम दी हैं, जिनमें पाकिस्तान के बड़े से बड़े शहर और दूर दराज के गाँव तक शामिल हैं। ये बात है 2015 की, जब मेरी पोस्टिंग कोहाट के एक हॉस्पिटल में हुई थी। मैं ज़ाती तौर पर कोहाट नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी वहाँ पोस्टिंग हो चुकी थी, इसलिए ये ज़रूरी हो गया था कि मैं वहाँ जाकर अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दूँ। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मुझे वहाँ सिर्फ 1 साल के लिए भेजा गया था। जिस इदारे की मैं डॉक्टर हूँ, हमारे इस इदारे में कम से कम 2 साल के लिए तबादला किया जाता है, इसलिए मैं खुश थी कि चलो 1 साल है, वक्त गुजरते पता भी नहीं चलना। जब मैं वहाँ पहुँची तो 1 हफ्ता तो मुझे वहाँ के मामलात समझते समझते गुजर गया। मुझे वहाँ गए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। मेरी आदत है मैं किसी के साथ फ़ौरन घुल मिल नहीं सकती, इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा वक्त लेती हूँ, जिसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल जाती हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मेरी कुछ कोलीग से सलाम दुआ भी हो चुकी थी, लेकिन हमें ज़्यादा देर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। असल में वहाँ मैं एडजस्ट हो रही थी और जिस ब्लॉक में हमें रूम्स दिए गए थे, वहाँ मेरी कोलीग्स फर्स्ट फ्लोर पर रहती थीं, जबकि मेरा रूम उस ब्लॉक के 2nd फ्लोर पर था। हमारे ब्लॉक के ठीक सामने एक और बिल्डिंग भी मौजूद थी, जिसको देखकर मालूम होता था कि ये बिल्कुल अभी अभी मुकम्मल हुई है। उन दिनों मेरे ज़िम्मे बहुत से काम थे, जिसकी वजह से अक्सर मैं रात को देर से सोती थी। मैं रात को रोज़ाना फ्रेश होने के लिए 1 कप चाय बनाती थी। ये चाय का कप मैं रात 12 से 1 बजे के दरमियान बनाती थी और अपना चाय का कप उठाए कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में चली जाती थी और साथ साथ रात की खुशबू भरी फिज़ा का मज़ा लेती थी, जिससे मेरी दिन भर की थकावट उतर जाती थी। उस गैलरी से सामने वाले ब्लॉक का पूरा मंजर नज़र आता था, जिसको देखकर मालूम होता था कि वहाँ भी हॉस्टल्स बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर कोई ना कोई कमरे से बाहर निकलकर मेरी तरह कॉरिडोर में टहल रहा होता था। कभी कोई लड़की कॉल सुन रही होती थी और कभी कोई चाय का कप उठाए बाहर के नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो रही होती थी। मैं रात में जब भी चाय पीने बाहर आती थी, मुझे उस ब्लॉक में कोई ना कोई ज़रूर नज़र आता था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस बिल्डिंग से सुबह के वक्त एक भी लड़की बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देती थी, जबकि हमारे ब्लॉक से बहुत सी लड़कियां तैयार होकर बाहर निकलती हुई नजर आती थीं, जो हॉस्पिटल अपनी ड्यूटीज पर जा रही होती थीं। शाम में भी उस बिल्डिंग की तरफ मैंने कभी किसी लड़की को जाते हुए नहीं देखा था, जबकि हमारे ब्लॉक की तरफ काफ़ी डॉक्टर्स जाती हुई दिखाई देती थीं।
मैं जब भी रात में बाहर निकलती थी मुझे उस बिल्डिंग में ज़रूर कोई ना कोई नज़र आता था, लेकिन दिन में उस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये पूरी बिल्डिंग वीरान है। ये बात काफ़ी अजीब थी जो वहाँ मैंने शुरू में नोट की थी। मुझे वहाँ गए हुए 20 दिन गुजर गए थे। वहाँ के तमाम मामलात मैंने संभाल लिए थे और कोई भी बर्डन मेरे सर पर नहीं था। उस रात मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी, इसलिए सोचा कि अपनी कोलीग्स के पास जाती हूँ और कुछ देर उनके साथ बातें करती हूँ। रात के 11 बज चुके थे। मैं अपने फ्लोर से निकलकर फर्स्ट फ्लोर पर अपनी एक कोलीग के रूम में चली गई, जहाँ पहले से हमारी और कोलीग्स भी मौजूद थीं। हमने वहाँ खूब बातें की और हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उस रात हम बहुत हंसे थे, लेकिन जब मैंने उनसे सामने वाले ब्लॉक का जिक्र किया तो इस पर वो खामोश हो गईं। उन सबके चेहरे काफ़ी संजीदा हो गए थे, क्योंकि उनसे मैं पूछ चुकी थी कि सामने वाले ब्लॉक के लोग दिन के वक्त कहाँ सो रहे होते हैं, जो कि मैंने एक बहुत मज़ाहिया अंदाज में पूछा था। फिर उन्होंने जो मुझे बताया वो सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि ये पूरा ब्लॉक हॉन्टेड है। ये न्यू हॉस्टल बनाया गया था और इस जगह बसने वाली मखलूक ने इसका काम मुकम्मल भी नहीं होने दिया। ये बिल्डिंग तो खड़ी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर वाले सारे काम अभी तक नामुकम्मल हैं। अब यहाँ जो काम करने आता है उसको यहाँ पर रहने वाली चीज़ें बुरी तरह से डराती हैं। अक्सर रात में यहाँ पर अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं और कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे इस बिल्डिंग के कॉरिडोर में कोई बैठकर चीख रहा हो, इसलिए इस बिल्डिंग के कोई करीब भी नहीं जाता। इस बात ने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया था, क्योंकि मैं वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी को ज़रूर देखती थी और ये सुनकर मुझे शदीद डर लगा। उस पूरी रात मुझे खौफ से नींद ही नहीं आई थी। अगले दिन ही मैंने अपना रूम चेंज करवा लिया था और फर्स्ट फ्लोर पर अपनी कोलीग के रूम में एडजस्ट हो गई थी, क्योंकि वो भी वहाँ न्यू थी और रात को डरती थी। इस तरह हम साथ रहने लगे थे और हमें एक दूसरे का आसरा हो गया था, वरना वहाँ अकेले सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी। इस सब में हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस रात के बाद मुझे उस पूरी बिल्डिंग में कोई भी नज़र नहीं आया था। ऐसे महसूस होता था जैसे वहाँ रहने वाली मखलूक ने हमारी बातें सुन ली हों। मेरी रूममेट बताती है कि जब उसने नया नया यहाँ ज्वाइन किया था तो जब वो ड्यूटी से वापस हॉस्टल आती थी तो उसे उस बिल्डिंग के पास ऐसे महसूस होता था जैसे उसे कोई देख रहा है, और अक्सर उसे उस जगह के आसपास अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ें भी आती थीं। हमारे उस हॉस्टल में फिरदौस चचा होते थे। हॉस्टल में किसी लड़की ने बाजार से कुछ मंगवाना हो या किसी के कमरे में कोई ख़राबी होती थी तो वो फिरदौस चचा को बताते थे। ये सारे मामलात देखना फिरदौस चचा की जिम्मेदारी में थे। फिरदौस चचा एक अच्छे और बहुत ही नेक आदमी थे। उनकी गुफ्तगू बहुत मज़े की होती थी। वो ऐसी बातें करते थे, उनके पास बैठने का मज़ा आता था। मैं अक्सर जब हॉस्टल से वापस आती थी तो रात में कुछ देर के लिए अपने ब्लॉक से बाहर चली जाती थी, जहाँ फिरदौस चचा कुर्सी पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे होते थे। फिरदौस चचा बताते हैं कि सर्दियों के दिन थे। मैं गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे आग जलाकर बैठा था। मैंने देखा कि एक बच्चा सामने वाली बिल्डिंग की छत पर मुसलसल भाग रहा है। ये वही बिल्डिंग थी जो हॉन्टेड थी। मैंने जो ही उस बच्चे को देखा मैं एक वक्त के लिए भूल गया कि ये गैर मरई मखलूक में से है। मैं उसके लिए फिक्रमंद होने लगा कि ये कहीं गिर ना जाए। मैंने जो ही उस बच्चे को आवाज़ दी उस बच्चे ने फौरन बिल्डिंग से छलांग लगा दी और ज़मीन पर गिर गया। मुझे लगा कि बच्चा ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया है। मैं सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक वो बच्चा मेरी आंखों के सामने हवा में उड़कर बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर गायब हो गया, जिसके बाद मुझे उस बिल्डिंग से लगातार किसी की हंसने की आवाज़ें आती रहीं, जैसे किसी ने मेरे साथ शरारत की हो। फिरदौस चचा ने मुझे ये भी बताया था कि मैंने रात में एक बार इस बिल्डिंग में किसी लड़की को दाखिल होते देखा था, जिसने सफ़ेद रंग का लैब कोट भी पहन रखा था। मुझे लगा कि शायद कोई नया है जो गलती से इस बिल्डिंग में दाखिल हो रहा है। फिरदौस चचा बताते हैं कि मैंने उसे आवाज़ें दी और उसके पीछे चलता गया। वो जो कोई लड़की थी उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी और बिल्डिंग की पहली मंजिल पर पहुंच गई और मजीद आगे तेज तेज बढ़ रही थी। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंचकर मैंने उस पर टॉर्च की रोशनी की तो जो खौफनाक मंजर मैंने देखा वो मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था। मैंने देखा कि उसके बाल लंबे होकर जमीन को छू रहे हैं। उसका कद उसके बढ़ते हुए हर कदम के साथ
लंबा होता जा रहा है और उसकी गर्दन बाएं जानिब मुड़ रही थी। इस खौफनाक मंजर को देखने के फौरन बाद मैं बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ बिल्डिंग से बाहर आ गया था। इस वाक़े के बाद मैं कई दिनों तक तेज बुखार में रहा था। ऐसे बहुत से वाक़यात थे जो उस बिल्डिंग से जुड़े थे। वो एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसको दिन में देखते हुए भी खौफ आता था। हमारे हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रहती थीं, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जिसने उस बिल्डिंग में कुछ देखा ना हो। मैंने वहां 1 साल गुजारा था, जिसके बाद मेरा दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया था। ये कुछ वाक़यात थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो हमारी एक बहुत अच्छी लिसनर अलीना ने दुबई से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम अलीना है और मैं दुबई में रहती हूँ। आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये वाक़या मेरी वालदा के साथ 2012 में पेश आया था, जब हम वहाँ एक नए विला में शिफ्ट हुए थे। उस घर में मेरे वालिदैन का रूम तीसरे फ्लोर पर था, जबकि मैं और मेरे बहन भाई दूसरे फ्लोर पर रहते थे। मेरे वालिद अक्सर टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो जाते थे, जिसकी वजह से मेरी वालदा को अपने रूम में अकेले सोना पड़ता था। एक रात मेरी वालदा अपने रूम में अकेले सो रही थीं। उस रात उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा था। उन्होंने देखा कि वो वॉशरूम में शॉवर ले रही हैं और जैसे ही अपने बालों पर पानी डालती हैं, शॉवर हेड से एक औरत का चेहरा नजर आने लगता है। वो औरत उन्हें अजीब नज़र से देखती है और कुछ देर देखने के बाद उन पर वॉमिट कर देती है। ये ख्वाब देखने के बाद मेरी वालदा फौरन नींद से उठ गईं और आयतल कुर्सी पढ़ने लगीं। मेरी वालदा इस कदर डर चुकी थी कि उन्हें ठंडे पसीने आने लगे थे। ये खौफनाक ख्वाब देखने के बाद मेरी वालदा ने कमरे में अकेले सोना छोड़ दिया था। फिर एक रात जब मेरे वालिद भी उसी रूम में सो रहे थे, मेरी वालदा को नींद में अचानक गर्दन में शदीद दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई उनकी गर्दन को पकड़कर दबा रहा हो। जब उन्होंने आंखें खोली तो एक स्याह साया उनके ऊपर मौजूद था, जिसने उनकी गर्दन को पकड़ रखा था। वो एक औरत का साया था जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। मेरी वालदा बताती हैं कि वो औरत इंतहाई ताकतवर थी। जब उन्होंने उस खातून को हटाने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां लोहे की तरह मजबूत थीं। वो चीख कर मेरे वालिद को उठाना चाहती थीं, लेकिन उनका गला जैसे बंद हो गया हो। काफ़ी कोशिश के बाद मेरी वालदा ने सूरे नास और आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, जिसके पढ़ने के बाद उस औरत के हाथों की पकड़ आहिस्ता आहिस्ता ढीली होती गई। अगली बात जो मेरी वालदा को याद है वो ये थी कि मेरे वालिद उनको जगा रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या हुआ। उनका कहना था कि मेरी वालदा रो रही थी और नींद में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। इस वाक़े के बाद मेरी वालदा ने तीसरे फ्लोर पर सोना ही छोड़ दिया। वो घर के दूसरे फ्लोर पर सोने लगी थी और हमेशा लैंप ऑन करके सोती थी। अगर मेरे वालिद टीवी देखते देखते सोफे पर सो जाते तो मेरी वालदा मेरे कमरे में आकर सो जाती थी, क्योंकि वो इस सब के बाद बिल्कुल भी अकेली नहीं सो सकती थी। मुझे भी उस घर में अजीबो गरीब चीज़ें महसूस होती थीं। मैं सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठती थी और हमारे पोर्शन के कॉरिडोर में एक अजीब सी जलने की स्मेल होती थी, जैसे कोई गोश्त जला रहा हो। ये स्मेल मुझे रोज़ाना आती थी। ये अजीब सी स्मेल दोपहर तक रहती थी, जिसके बाद अगली सुबह फिर से आने लगती थी। उस घर में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती थीं जो कि नॉर्मल नहीं होती थीं। एक बार हमारे घर पार्सल आना था और हमारे घर पर वो पार्सल रिसीव करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी वो पार्सल हमारे घर से रिसीव हो गया था। डिलीवरी मैन ने हमें बताया कि उसने वो पार्सल हमारे घर डिलीवर किया था, जिसे एक औरत ने रिसीव किया था। ये सुनकर हम सब काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि उस वक्त मैं, मेरी अम्मी और बहन मुल्क से बाहर सफ़र पर थे, जबकि मेरे वालिद ऑफिस से लेट आते थे, जो अक्सर घर पर मौजूद ही नहीं होते थे। तो उस हिसाब से हमारे घर में कोई नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस डिलीवरी मैन का कहना था कि उसे अच्छे से याद है, उसने वो पार्सल हमारे घर में ही डिलीवर किया था। जब मेरी वालदा ने उस डिलीवरी मैन से पूछा कि वो औरत कैसी दिखती थी, इस पर उसने जो बताया वो सब हैरान कर देने वाला था। उसने बताया कि वो औरत काफ़ी लंबे कदावर की थी, उसके बाल काले स्याह थे और उसका रंग सफ़ेद था।
और सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत बहुत ज़्यादा ताकतवर लगती थी, क्योंकि उस भारी पार्सल को उस औरत ने आसानी से उठा लिया था। हमारे उस घर में मेरी बहन के साथ भी कुछ अजीब हुआ था। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसे किसी अनदेखे वजूद ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। अगर उसने फौरन सीढ़ियों की रेलिंग ना पकड़ी होती तो वो बहुत बुरी तरह गिर जाती। ऐसे बहुत से वाकयात थे जो हमारे उस घर में रूनुमा होते रहते थे। उस घर में ज़रूर कुछ था। वहाँ किसी गैर मरई मखलूक की रिहाइश थी जो हमें डराती भी थी और कभी नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करती थी। अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ये हमारे घर के कुछ वाकयात थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मैं इरम और अलीना का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाकयात हम तक पहुंचाए। अगर आपको मेरी ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।